बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ट्रिपल तलाक पर गुफ्तगू होगी। तमाम एमपी से गुजारिश है कि उनको जितना वक्त दिया गया हो उससे अपनी बात लंबी न करें। तो शुरू करते हैं। बिल के सिलसिले में रविशंकर प्रसाद को सबसे पहला मौका दिया जाता है। माननीय अतिथि जी, जैसा कि आपने कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज के इस बिल का ताल्लुक ना किसी आस्था से है, ना किसी जमात से है, ना किसी पार्टी से है, बल्कि इसका ताल्लुक इंसानियत और इंसाफ से है। स्पीकर साहब, आज पूरे हिंदुस्तान के लिए फख्र का दिन है, क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री जी की कोशिशों से ट्रिपल तलाक का बिल पास कर दिया जाएगा। मुस्लिम औरतों पर जो जुल्म होता है, बैठ जाओ, क्या बोल रहे हो आप? बैठ जाओ, खामोश रहिए। मुस्लिम औरतों पर जो जुल्म होता है कि उन्हें एक ही मर्तबा 3 बार तलाक देकर उन्हें डाइवोर्स दिया जाता है, उसके खिलाफ हम ये बिल पास कर रहे हैं। इस बिल के पास होने के बाद कानून बनेगा कि जो मुस्लिम मर्द अपनी बीवी को ट्रिपल तलाक देगा उन्हें 3 साल जेल जाना पड़ेगा। जय भारत। अब हैदराबाद से एमपी असदुद्दीन वैसी को मौका दिया जाता है। सबसे पहले मैं स्पीकर साहब का और इस ऐवान में शामिल तमाम एमपीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इतने बड़े मसले पर एक मुसलमान एमपी को बोलने के लिए 3 मिनट तो दिए, सिर्फ 3 मिनट। अफसोस की बात है, यहाँ से जाकर मेरे हाथ में पकड़े इस कागज के टुकड़े को भी जेरॉक्स कराने में 3 मिनट से ज़्यादा वक्त लगता है। खैर, असल बात पर आते हैं। हमारे मोहतरम वजीर कानून साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री की कोशिशों की वजह से ये ट्रिपल तलाक का बिल यहाँ तक आया है। मैं सबसे पहले उनसे कहना चाहता हूँ कि वाह वाह, ये जानकर बहुत खुशी हुई कि हमारे प्रधानमंत्री को दूसरों की बीवियों पर होने वाले जुल्म की इतनी फिक्र है। काश के इतनी ही फिक्र खुद अपनी बीवी के बारे में। सर, उन्हें बिठाइए। अरे सच्चाई सुनने में तुमको इतनी तकलीफ क्यों होती है? थोड़ा सब्र करो, मेरा सुनने की आदत भी डालो, ये बात भी तुम्हारे अंदर वहीं से आई होगी। वैसी साहब, हमने आपको ये सब कहने के लिए मौका नहीं दिया था। ठीक है स्पीकर साहब, आप कहते हैं तो खामोश हो जाते हैं। हमें तो बस हमारी गुजरात वाली भाभी की फिक्र हो रही थी। मोहतरम स्पीकर साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि ट्रिपल तलाक देने से तलाक नहीं होगी, और आज के इस बिल में ये बात पास की जा रही है कि हर मुस्लिम मर्द को ट्रिपल तलाक देने से 3 साल की सजा होगी। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, जब तलाक ही नहीं होगी तो फिर सजा किस बात की? सर, ये झोल समझ में नहीं आ रहा है। ये बिल जुल्म को क्या रोकेगा? स्पीकर साहब, ये बिल खुद एक जुल्म है। शुक्रिया। अब एमपी नटराजन को मुकर्रर वक्त में अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, अफसोस की बात तो यह है कि इस देश के मुसलमान अपनी महिलाओं को तलाक की रस्सी से लटकाए रखते हैं। क्या ये इंसाफ है कि किसी महिला को बिना सोचे समझे कोई मर्द 3 बार तलाक देकर अपनी जिंदगी से निकाल दे? ये कैसे हो सकता है? क्या मुसलमानों के पास शादी का रिश्ता इतना कमजोर है कि उसे एक घड़ी में खत्म कर दे? क्या मुसलमानों के पास शादी का रिश्ता इतना कमजोर है कि उसे एक घड़ी में खत्म कर दिया जाए? ये जुल्म हमारी हुकूमत में होता हुआ हम नहीं देख सकते, इसलिए हम ट्रिपल तलाक का बिल पास कर रहे हैं। शुक्रिया स्पीकर साहब। अब ऑपोजिशन पार्टी से एमपी डॉक्टर सुरेश को मौका दिया जाता है। स्पीकर सर, हमारे माज़ज़ एमपी नेतराजन साहब जुल्म पर अफसोस का इजहार कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मुसलमानों में शादी का रिश्ता कमज़ोर है। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से हुकूमत को बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों में शादी का रिश्ता जितना मजबूत उनके पास है वो हमारे पास भी नहीं। इस्लाम में शादी निकाह के जरिए होती है। और
और अगर इनको तलाक देनी हो तो इसका भी एक मुकम्मल प्रोसीजर है। और ये औरतों के खिलाफ जुल्म नहीं बल्कि उनकी हुकूक की हिफाजत के लिए है। मुझे बताइए, अगर कोई मर्द और औरत एक साथ नहीं रह पा रहे तो उनको ज़बरदस्ती एक साथ रहने पर मजबूर करना क्या ये जुल्म नहीं है? ये जुल्म की बात करते मैं इनको बताता हूँ कि जुल्म क्या है। एक तरफ हमारी मुस्लिम महिलाएं हैं, अगर उनके और उनके शोहरों के बीच बात नहीं बन पा रही है तो उनकी तलाक हो जाती है। कम से कम औरतों को बिना जानकारी के लटका कर तो रखा नहीं जाता। अब किशन सिंह को मुकर्रर वक्त में अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैंने कई मुस्लिम दानिश्वरों से ट्रिपल तलाक के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि एक साथ 3 तलाक देना खुद इस्लाम में भी बहुत गलत काम है, लेकिन तलाक हो जाते हैं। जैसे किसी को गोली मारना जुर्म है, लेकिन अगर कोई मारेगा तो सामने वाला मर जाएगा। अकल में आने वाली बात है। क्या हुकूमत ये नाम निहात हमदर्दी सिर्फ मुसलमान औरतों के लिए है? मुल्क में रोजाना औरतों की वजह से खिलवाड़ होता है, मासूम बच्चों तक कभी नहीं जाया जाता, और उन्हीं की पार्टी वाले उन्हीं दरिंदों सिफत में का साथ देते हैं। क्या कह रहे हैं आप? आपको भी मौका दिया जाएगा। और उनके गोरक्षक उन मासूमों के घर में घुसकर उनको मार डाला, उसकी बीवी भी मुसलमान थी, उसको कौन इंसाफ दिलाएगा? अब सोडी बाजी को मुकर्रर वक्त में अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चंद बातें एक कविता के जरिए पेश करूंगा। बात चली थी भारत को डिजिटल इंडिया बनाने से, बात चली थी भारत को डिजिटल इंडिया बनाने से, बात चली थी बुलेट ट्रेन चलाने से, बात चली थी 56 इंच का सीना दिखाने से, बात चली थी न खाने से और न खिलाने से। कहाँ गई और 100 दिन में काले धन की बात? पिछले 4 साल से देश की जनता सुन रही है सिर्फ रेडियो पर मन की बात। चौकीदार देख रहे हैं, चौकीदार देख रहे हैं, और लोग बैंकों को चूना लगाकर भगोटे हो रहे हैं, पर लाखों पढ़े लिखे नौजवानों के सपने आंखों के सामने पकोड़े हो रहे हैं। कृपया बता दीजिए अच्छे दिन कब आने वाले हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। अब अर्जुन खड़के को मुकर्रर वक्त में अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। मोहतरम स्पीकर साहब, ईद से पहले एक मासूम बच्चा जिन्हें ट्रेन में मार दिया जाता है, उसकी माँ को इंसाफ कौन दिलाएगा? क्या इन घिनौने हादसा में मुतासिर होने वाली औरतें इंसाफ की हकदार नहीं है? अब ऑपोजिशन पार्टी से एमपी गुलाम नबी आज़ाद को मुकर्रर वक्त में अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। Respected sir, I would like to ask a very straightforward question. Why is this government trying to rush this bill? I want to ask, does this government have any data as how many people are affected by triple talaq and how many people are affected by the fact that husbands just leave them without divorcing them, just like our Prime Minister did? आप बैठ जाइए राजपाल साहब, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप खामोश रहे, खामोश रहे। अब राजपाट को मौका दिया जाता है। अतिथि महोदय, आज के इस ऐवान में बाग एमपी जो बड़े जोश से कह रहे थे कि इस्लाम औरतों को इंसाफ दिलाता है। अगर ये सच है तो हलाला के बारे में क्या कहेंगे? हलाला के अंदर होता है अगर कोई मर्द अपने बीवी को 3 बार तलाक देता है, फिर उससे दोबारा शादी करना चाहता है, तो पहले इस औरत को दूसरे मर्द के साथ शादी करनी पड़ती है। आपको भी मौका दे देगा। बैठ जाइए आप, बैठ जाइए साहब, बैठ जाइए, बैठ साहब, बैठ जाइए आप। वज़ीर साहब, आप तो बैठ जाइए। अब किशनगंज से एमपी मौलाना असरारुल हक को मौका दिया जाता है। स्पीकर साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे रूलिंग पार्टी के एमपी राजपाट जी ने जिस तरह हलाला के तरीके को पेश किया वो इंतहाई गलत है। इस्लाम में इंसानों की शादी और गुड़ियों खिलौनों की शादी में फ़र्क होता है। ये तलाक तो बतौर मजबूरी एक जुदाई का रास्ता है। जिस तरह ऑपरेशन बीमारी को दूर करने का आखिरी हल होता है, उसी तरह ये तलाक है। तलाक तक नौबत आने से पहले मुख्तलिफ लेवल पर शौहर और बीवी के बीच सुलह सफाई की कोशिश की जाती है। अगर ये कोशिश काम नहीं करती तो पहली तलाक दी जाती है।
इसके बाद इनको एक अरसा गुजारने का हुक्म दिया जाता है। इंतज़ार किया जाता है कि शायद बात बन जाए। फिर शौहर अपनी पहली वाली बीवी से इसकी रजामंदी के साथ दोबारा निकाह के बंधन में बन जाता है। लेकिन फिर निभाह मुश्किल हो जाता है तो इसको दूसरी तलाक देने का इख्तियार दिया गया है। फिर शौहर अपनी पहली वाली बीवी से निकाह करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन फिर निकाह के बाद लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। अब मर्द को तलाक का आखिरी हक दिया गया है और तीसरे तलाक के बाद हमेशा के लिए जुदाई हो जाती है। अब इतनी लंबी बातें ना करें, आप बैठ जाइए। शुक्रिया स्पीकर साहब, बात मुकम्मल हो गई मेरी। स्पीकर साहब, आपकी इजाज़त हो तो अभी हमारे मौलाना की बात को ही आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। औरत को उन हालात से गुजरने के बाद भी औरत को दूसरी शादी की इजाज़त दी गई है। अब उस औरत के पास किसी दूसरे मर्द से निकाह का प्रपोजल आए, लेकिन दूसरी शादी के बाद भी खुदा ना खास्ता बात न बने, ज़िंदगी अजीरन बन जाए तो शौहर के लिए तलाक का हक है। अब तलाक हो जाए या दूसरी शादी के शौहर का इंतकाल हो जाए और इद्दत पूरी हो जाए, तब जाकर अगर अब भी उसके दिल में उस औरत की मोहब्बत है तो शौहर को तो शादी का मौका दिया गया है। और ऐसा होता नहीं है, कभी कभार लाखों में 2-3 अफराद मिल सकते हैं और इस बीच पूरे एक निकाह को इसलिए रखा गया है कि शौहर तीसरे तलाक से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचे और औरत को अपनी मर्जी के मुताबिक खिलवाड़ के लिए तलाक ना दे। रहम मसला सेटिंग के जरिए हलाला करने का तो इस्लाम में इसकी कोई इजाज़त नहीं। ऐसों पर अल्लाह और उसके रसूल की लानत है। अगर इन तफसीलात के मुताबिक है तो हलाला है, वरना इस्लाम के साथ खिलवाड़ है। शुक्रिया स्पीकर साहब। अब भगवत मान सिंह का वक्त है। शुक्रिया स्पीकर साहब, आपने मुझे 5 मिनट का मौका दिया। चले 3 मिनट आप ही रख लीजिए, मुझे सिर्फ 2 मिनट का मौका दीजिए कि अपने बात को मैं कविता के जरिए बता देता हूँ। देश में नफरत की राजनीति का बोलबाला है। देश में नफरत की राजनीति का बोलबाला है। आम लोगों का निकल चुका दिवाला है। सोने की दुकानों पर लोहे का ताला है। देश में नफरत की राजनीति का बोलबाला है। आम लोगों का निकल चुका दिवाला है। सोने की दुकानों पर लोहे का ताला है। अल्पसंख्यक हर रोज डर के माहौल में रहते हैं। सरकार जी बता दीजिए, क्या इन्हीं को अच्छे दिन कहते हैं? छोटा व्यापारी और किसान हो चुका है दिवालिया। छोटा व्यापारी और किसान हो चुका है दिवालिया। 9000 करोड़ लेकर विदेश में पीछे मना रहा है कोई मालिया। दुश्मन हर रोज बॉर्डर पार कर रहे हैं। हर रोज हमारे नौजवान मर रहे हैं। 10 सिर काट कर लाएंगे अगर वो एक काटते हैं, लेकिन मोदी जी तो नवाज शरीफ का बर्थडे का केक काटते हैं। एक तरफ हैप्पी बर्थडे टू यू, दूसरी तरफ खून की दरिया बातें हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार जी, क्या इन्हीं को अच्छे दिन कहते हैं? काले धन के बारे में कुछ लिखता हूँ तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में कुछ लिखता हूँ तो कलम रुक जाती है। 15 लाख रकम लिखने से पहले स्याही सूख जाती है। और वादा जुमला निकला, अब तो शक है कि चाय बनानी आती है। बैठ जाइए। हजारों लोगों के पास पानी नहीं है पीने को, क्या रेडियो पर ही सुनते रहे 56 इंच के सीने को? अब पंजाब की बारी है। पंजाब में शरियाम नशा दिखता है। पंजाब में शरियाम नशा दिखता है। एक बाप अपने नौजवान बेटे के कफन पर मंत्री जी के लिए मेमोरेंडम लिखता है। क्या अभी भी आपको कुछ गलत नहीं दिखता है? पंजाब के पानियों के साथ इंसाफ कीजिए। पंजाब के किसान का कर्जा माफ कीजिए, जो हर रोज फांसी पे लटके हुए पेड़ पे लटकते रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ मंत्री जी, क्या इन्हीं को अच्छे दिन कहते हैं? शुक्रिया। अब नरेश राम का वक्त है। स्पीकर साहब, मैं आपकी जानकारी में ये बात लाना चाहता हूँ कि मुस्लिम ममालिक में ट्रिपल तलाक अलाउ ही नहीं है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, इस पर सज़ा मिलती है। इसके अलावा ये हिंदुस्तान है, यहाँ सभी को यहाँ के कानून से हिसाब रहना होगा, वरना वो किसी दूसरे मुल्क में चले जाए। क्या बोल रहे हो? ऐसा नहीं बोल सकते। बैठ जाइए, आपको भी मौका दिया जाएगा। वैसी साहब बैठ जाइए। सबसे पहली बात, ये मुल्क मेरे बाप का है, हिंदुस्तान मेरे बाप का है।
जब अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई हुई तो मेरे बाप दादाओं ने भी हिस्सा लिया, और जब इन्हें ऑप्शन दिया गया या तो पाकिस्तान चले जाएं तो इन्होंने हिंदुस्तान में रहना पसंद किया। स्पीकर साहब, इस ईवान में किसी को हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो मुझसे ये कहे कि वो मुझे मेरे मुल्क, मेरे बाप के मुल्क से निकाले। Honorable MP wants to talk about law. I want to tell him, sir, I want to tell him, go and read the constitution first. Our great country's constitution says every citizen has right to follow his or her religion. हम हमारे आईली कवानीन और पर्सनल लॉ को आप पर थोप नहीं रहे हैं। हम आपसे इतना कह रहे हैं, लंबी बातें न करें, मैं आपकी बात खत्म कर रहा हूँ। हम आप अपनी आईली कवानीन और पर्सनल लॉ को आप पर थोप नहीं रहे हैं। हम आपसे इतना कह रहे हैं, आप हमारे आईली कवानीन के अंदर बराए करम दखल अंदाजी ना करें। अगर आपने ऐसा किया तो हम भी कानून के रास्ते से इसका भरपूर मुकाबला करेंगे। हम कानून की इज्जत करते हैं, और ये ट्रिपल तलाक का बिल औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं बल्कि नफरत की सियासत का खेल खेल कर बेगुनाहों को जेल में भरना है। अगर आपको आपके बिल पर इतना भरोसा है तो कानून और सुप्रीम कोर्ट से क्यों लड़ते हो? कानून की रूह से लड़िए और इन गुंडों की भीड़ को जमा करके प्रेशर मत डालिए। आप प्लीज बैठिए। इस सेशन को लंच के लिए बर्खास्त किया जाता है। Come on.